हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का लेट्स रीड ऑनलाइन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2011 और ये जो पेपर है राजस्थान टेट का है और ये राजस्थान टेट का प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर है। 2011 का लेवल 1 का है। ओके, 2011 लेवल 1 का ये पेपर है जिसका आज हम लोग सीडीपी करने वाले हैं। इससे पहले और भी वीडियो अपलोड हो चुकी है प्रीवियस ईयर की। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर क्या कहता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये लेवल 1 है, इसका लेवल 2 भी करवाएंगे, इसलिए आप इसे पहले कंप्लीट करेंगे, इसका फिर लेवल 2 भी एक एक क्वेश्चंस हर एक साल के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सेक्शन 1 खंड 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसको कहते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप सभी पेपर में स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 30 नंबर की ये अकेले अपने आप में पूछे जाते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन हैं, है ना। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? टॉय एज रिफर्स टू, जिनको अंग्रेजी देखना होगा वो अंग्रेजी देखेंगे, जिनको हिंदी में समझना होगा वो हिंदी समझेंगे। टॉय एज रिफर्स टू, ए ऑप्शन में कहा अर्ली चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड, या सी में कहा बेबीहुड, और या फिर डी में कह रहा है क्या ऑल ऑफ दिस। तो बताएंगे इसी को हिंदी में क्या कहा गया है वो आप एक बार देखेंगे। हिंदी में कहा खिलौने की आयु कहा जाता है। हिंदी में कहा है खिलौने की आयु कहा जाता है। किसको कहा जाता है खिलौने की आयु? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को? इनमें से सभी किसको कहा जाएगा? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज। क्या कहा हिंदी में? इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो कहा है कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं है ना। है पे टिक नहीं कर देंगे कि कोई कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। यहाँ पूछा है नहीं है, इस पे ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा डी, खेलने की अवस्था। ये नहीं है। ओके, खेलने की अवस्था निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो वो होगा प्ले एज, ये विशेषता नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द कन्वर्सन ऑफ विच फिजिकल एंटिटीज? क्या होगा इसका? मास एंड नंबर, मास, नंबर एंड एरिया। इसमें कहा उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं?
तो कहा ए में द्रव्यमान और संख्या या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो वो होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। पहले द्रव्यमान यानी कि मास में, भारी हल्का में वो समझने लगता है अंतर, है ना। तो उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में नहीं, उत्तर बाल्यावस्था में, जो 3 से 6 से 12 की बात करते हैं, है ना, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, क्या कहा 4 में, वो देखते हैं। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। थर्ड ऑप्शन में है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इसका सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैट्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस। विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या फिर बी ऑप्शन में कहा कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी में कहा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या फिर डी में कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इन चारों ऑप्शन में से क्या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? सी होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होगी। यानी कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। इसी दोनों के अनुसार अभिप्रेरणा सी में क्या कहा? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के ही फलस्वरूप उसमें परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला बनती है। किसका अर्थ वो कहलाता है? विकास का अर्थ। ओके, तो इसलिए राइट आंसर आपका होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इस पे खास ध्यान देंगे। सही नहीं है इसको अंडरलाइन जरूर कर लिया करेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा या मिस नहीं करेंगे आप। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज हैजर्ड्स। बी में कहा डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। और डी में कहा ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। क्या कहा है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, बार बार कह रहे हैं, इस पे ध्यान रखिएगा, इसी में कंफ्यूजन होती है, यही छूट जाता है। पूछता है नहीं और जवाब हम दे के चले आते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखनी है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। या फिर बी में कहा कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और या फिर डी में कहा कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। क्या इसका आंसर सही होगा वो बताएं। तो ये सब तो होती है, बात तो सही है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। लेकिन वो नहीं पूछा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होती है, हाँ ये कथन सही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन, उकसावा बढ़ावा देने से नहीं होती है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। ओके, राइट आंसर कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है Which of the following development task is not appropriate to the childhood, to the late childhood? Okay, क्या कहा?
लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग अ masculine or feminine social role, achieving personal independence, learning to get along with age mates। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहेंगे? राइट आंसर इसका होगा बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये किस संदर्भ में है? कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो यही आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहा है 7 में, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैचुरेशन इज जनरली, क्या कहा? हाईली बेनिफिशियल विथ रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन स्किल्स, हार्मफुल फ्रॉम एन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, बेनिफिशियल from a long range point of view, beneficial or harmful depending on the method used in training। के सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है? सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा? लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। कौन सा होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 5-year-old राजू इज वॉचिंग अ स्टॉर्म फ्रॉम हिज विंडो, अ ह्यूज बोल्ट ऑफ lightning इज फॉलोड बाय अ ट्रेमेंडस thunderclap and Raju jumps at the noise. This happens several more times. There is a brief and another lightning bolt. Raju jumps in response to bolt. Jumping of Raju is an example of learning theory of। यह लर्निंग थ्योरी ऑफ किसका है? क्लासिकल कंडीशनिंग का है, ट्रायल एंड एरर या ऑपरेंट कंडीशनिंग या नन ऑफ दिस। मतलब कहने का है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 के कहने का है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़, इसके जो कड़कने की आवाज़ है आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये कहलाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार ही ये राजू का उछलना सीखने के लिए है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। क्या कहा? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या मीन मेख निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। तो 9 का कौन सा ऑप्शन होगा? राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, मित्रों के द्वारा उपहास यानी रिडिक्यूल बाय फ्रेंड्स। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। क्या कहा? निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसका ऑप्शन है यह व्यक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अब अप्रिय स्थिति से दूर रखता है।
क्या कहा, इनमें से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इलेवन में क्या कहा है वो देखेंगे। द टेम्पोररी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिमुली इज कॉल्ड, यानी कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अभ्यस्तता कहलाता है यानी हैबिचुएशन, अधिगम कहलाएगा, या अस्थायी अधिगम यानी टेम्पोररी लर्निंग, अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन कहलाएगा। क्या इसका क्या होगा आंसर, राइट आंसर जो होगा, उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है वो अभ्यस्तता कहलाता है, हैबिचुएशन कहलाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है उसको देखेंगे एक बार। The teachers should not use which of the following ways to change the attitudes of students। कहा कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, या किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति संदेश के साथ सहचार स्थापित करना। कौन सा आंसर इसका सही होगा बताएं एक बार। इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। राइट आंसर ये होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ चलेंगे। 13 में क्या कहा है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अचीवमेंट मोटिव इज ट्रू, यानी कि उपलब्धि अभिकारक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है इसमें से बताएं। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्ध अभिप्रेरक को किस प्रकार प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या इनमें से सभी क्या हो सकता है। यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। निम्न में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 14 में ड्यूरिंग 6 to 10 ईयर्स चिल्ड्रेन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन, यानी कि 6 से 10 साल की अवस्था में बाल की रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। बालक है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें, धर्म में, मानव शरीर में, विद्यालय में या यौन संबंधों में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है, विद्यालय में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। 6 से 10 साल का बच्चा विद्यालय में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है विच थ्योरी बिलीव्स दैट ह्यूमन माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग मोस्टली हिडन एंड हैज 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो बताएं, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत यानी टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, व्यवहारवाद सिद्धांत यानी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है? नेक्स्ट यहाँ कहा क्वेश्चन नंबर 15 में कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इसमें क्या कहा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सी होगा। 15 का सी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा उसको देखें एक बार। Some people say that whenever anger draws upon children, they go to play until they feel better. Which of the defense mechanism is represented by this behavior? कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, तब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? विस्थापन, परीक्षण, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। 16 में क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर बी होगा, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एडजस्टमेंट मीन्स अकोमोडेटिंग oneself to various circumstances in order to satisfy others goals motives needs। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, नीड्स। सही आंसर नीड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी आवश्यकताओं को, ये डी को टिक करेंगे। 17 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहा क्या है? Question number 18, which of the following behaviors is not a manifestation of emotional disturbance? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? 18 का कौन सा होगा? राइट आंसर डी, स्वाधीनता, ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज कैन बी डन थ्रू। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा या फिर मुख्यधारा में डालकर, इनमें से कोई नहीं, समाकलन द्वारा। क्या होगा आंसर इसका? राइट आंसर होता है समावेशी शिक्षा द्वारा होगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है? 20 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन IQ बिटवीन 25 to 70। कहा कि बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना चाहिए। कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई का होना, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। यानी विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा आंसर? सही बताएंगे। डी सही आंसर है, अध्यापक की भूमिका
एवं विद्यालय वातावरण, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि द चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स, यानी कि कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे विद्यार्थियों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ये नहीं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। राइट आंसर डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 22 में राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में The Right to Education Act 2009 specifies that if the number of children admitted for 5th class to 5th class, first class to 5th class is above 200, then the pupil teacher ratio required is। क्या कहा इसका? कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। क्या होगा? 30, 40, 45 या 50 होगा। 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है? 40। राइट आंसर क्या होगा? 40। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इसको देख करके जवाब देनी है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूक्ष्म संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहा है? 25 में कहा 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग, यानी निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अनुवेशन है। इसका क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कहेंगे? तो शिक्षण अनुवेशन है। इनमें से शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, ये इसकी सत्यता की बात नहीं होती, बात बाकी जो भी बचे वो सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है? ओके, इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है वो एक बार देखें। 26 में डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम पर सुधार हो। 25 में भी डी कहा था, शिक्षण अनुवेशन। 25 और 26 दोनों में क्या होगा? डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में कहा
The National Curriculum Framework 2005 suggests which of the following examination reforms? क्लास 10 एग्जामिनेशन ऑप्शनल, या फिर 27 में कहा कि स्टेट लेवल एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 27 में राइट आंसर ए होगा। यानी कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इन्हेंसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन नेसेसिटेट्स। 28 में राइट आंसर क्या होगा? यानी दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। में कहा विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। 28 में क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अध्ययन की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। या फिर उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा का किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 में डी। फिर कहा फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, यानी प्राथमिक विद्यालयों के बालकों में क्या कहा? प्राथमिक विद्यालयों के क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, इनमें से सभी, या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। राइट आंसर आपका सी होगा। 30 का सी क्या होगा? राइट आंसर 30 का सी। तो आज तक के लिए इतना ही। यहाँ हम देखा है इस वीडियो में 2011 प्रीवियस ईयर राजस्थान पात्रता परीक्षा के लिए, और ये था क्या? सीडीपी था, ये सीडीपी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।